प्रिय छात्रों, कक्षा 10 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो लगभग हर साल एग्जाम में आता है। अपरिमेयता सिद्ध करने का। सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, या सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है, या सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसके लिए सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम एक प्रमेय है उसको समझने का प्रयास करेंगे कि माना p एक अभाज्य संख्या है तथा a एक धनात्मक पूर्णांक है। यदि p a² को विभाजित करता है तो p a को भी विभाजित करेगा। समझिए, यदि सपोज करो 3 36 को विभाजित करता है तो इसका वर्गमूल 6 होता है, तो यही 3 6 को भी विभाजित करेगा। या मान के चलिए यदि 4 144 को विभाजित करता है तो 144 का वर्गमूल 12, तो यही 4 12 को विभाजित करेगा। यानी अगर p a² को विभाजित करता है, यानी अगर 3 36 को विभाजित करता है तो p a को विभाजित करेगा, यानी 3 6 को विभाजित करेगा। यानी किसी वर्ग को कोई संख्या विभाजित कर रही है तो उसके वर्गमूल को भी वही संख्या विभाजित करेगी। इस प्रमेय को हम यहाँ पर लेके चलेंगे। तो इसके लिए हमारा एक हम क्वेश्चन लेके चलते हैं कि सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। हमें सिद्ध करना है कि √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इसको सिद्ध करेंगे। तो किस तरीके से सिद्ध करेंगे, पहले इसको आप समझ लेते हैं कि इसके लिए हमारे पास एक कंसेप्ट होता है विरोधोक्ति या विरोधोक्ति। इसका प्रयोग करेंगे, यानी हम एक ऐसी चीज़ की कल्पना करेंगे और हम लास्ट में सिद्ध करते करते उसका विरोध हो जाएगा, सो सिद्ध कर लेंगे ये चीज़ हो ही नहीं सकती है। जैसे कि हमने अपरिमेय संख्या प्रूफ करनी है और हम लेके चलेंगे कि माना √3 एक परिमेय संख्या है, और हम ये जानते हैं कि जब √3 एक परिमेय संख्या है तो प्रत्येक परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तब √3 बराबर p/q, क्योंकि अगर परिमेय संख्या मानी है तो ये p/q की फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। क्योंकि परिमेय संख्या की डेफिनेशन ही है कि जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं वही परिमेय संख्या होती है। लेकिन यहाँ पर p/q कंडीशन क्या क्या है। सबसे पहली बात कि p व q पूर्णांक हैं, आधी, दशमलव, भिन्नात्मक ये संख्या नहीं होंगी, यानी पूर्णांक संख्या होंगी। 3 4 5 6 8 इस तरह की पूर्णांक संख्या होंगी। दूसरी चीज़, p व q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यानी p और q कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसी को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि p व q का मासापा 1 है। या हम लिख सकते हैं कि p/q अपने निम्नतम रूप में है। कोई चीज़ लिख लीजिए, सभी का अर्थ एक ही है। समझने का प्रयास करेंगे। जैसे हमारी 15/16 है तो इनका हम HCF निकालेंगे, 1 बैठेगा, क्योंकि 15 अगर 5 से कट रही है तो 16 नहीं कटेगी, 15 3 से कट रही है 16 नहीं कटेगी, अगर 16 4 से कट रही है तो 15 नहीं कटेगी। यानी उन दोनों का कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, या दोनों का HCF 1 है या अपने निम्नतम रूप में है। अगर हमने लिखा 6/8 तो ये निम्नतम रूप में नहीं है, क्योंकि इसको आप अभी काट सकते हो, यानी 3/4 लिख सकते हो। यानी इनका जो HCF है दोनों का क्या हो गया, 2 हो गया। अभी आप कह रहे थे उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, लेकिन दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 2 है। तो इस तरीके की भिन्न हमारी ये p/q नहीं है। p/q अपने निम्नतम रूप में है, यानी 3/4 जैसे रूप में है। अब यहाँ पर हम समझने का प्रयास करेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर। तो 3 बराबर p²/q² और p² या q² p²/3। q² को धल ले गए हैं और 3 को धल लाए हैं। अब हम पहले लिख चुके हैं कि q एक पूर्णांक है तो q² भी एक पूर्णांक होगा, चूँकि q एक
पूर्णांक है, अतः p² भी पूर्णांक होगा, अर्थात p² 3 से पूरी तरह विभाजित होगा, यानी p² में 3 का भाग जाएगा। उससे पहली पर में क्या बताई थी कि जब p² में 3 का भाग जा रहा है, a² में p का भाग जा रहा है, तो a में p का भाग जाएगा, अर्थात p भी 3 से विभाजित होगी। फिर जब p² 3 से विभाजित है तो p भी 3 से विभाजित होगी, अर्थात 3 का गुणज होगा, यानी p की जो संख्या होगी वो 6 होगी या 9 होगी या आपकी 12 होगी या आपकी 15 होगी, यानी 3 से भाग जाना चाहिए। तो इस तरीके से 3 का गुणांक है, अर्थात p 3 का गुणज है, अर्थात p बराबर हमने मान लिया 3r, तो p की जगह यहाँ 3r लगाइए, इसको हमने मान लिया समीकरण 1, या समीकरण इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए। तो इसका p का मान समीकरण 1 में रखने पर तो q² बराबर 3r² 3 9r² 3r² और r² बराबर q² 3। यहाँ फिर दोबारा देखें, चूँकि r एक पूर्णांक है, जो चीज़ हमने यहाँ लिखी थी सेम चलती आएगी। r पूर्णांक था क्योंकि 3 का गुणज है, 3 का गुणज है यानी r का मान 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 1000 होगा, 1000 होगा, कुछ भी होगा। r एक पूर्णांक है, अतः q² 3 भी एक पूर्णांक होगा, क्योंकि r² के बराबर q² 3 है। तो जब ये पूर्णांक है तो ये वाला भी पूर्णांक होगा, क्योंकि दोनों पक्ष बराबर होने चाहिए। तीसरी चीज, अतः q² 3 से विभाजित होगा। जब q² 3 से विभाजित होगा तब प्रमेय से, जो हमने ऊपर प्रमेय लिखी है, q भी 3 से विभाजित होगा। ये समीकरण नंबर 3 मान लीजिए हमने। अब एक बार ध्यान दें, थोड़ा सा क्या ध्यान देना है कि यहाँ आप देख रहे हैं कि P 3 से विभाजित है, Q 3 से विभाजित है, और सबसे शुरुआत में आप क्या मान चुके थे कि P और Q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जबकि P व Q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। और हमारा यहाँ पर उभयनिष्ठ गुणनखंड आ चुका है 3, P से विभाजित है, Q से विभाजित है, अतः हमारी जो कल्पना है वो बिल्कुल उल्टी हो गई, विरोधोक्ति हो गई, विरोध हो गया, जो कि हमारी कल्पना के विपरीत है। कल्पना क्या की थी हमने? कल्पना की थी कि √3 एक परिमेय संख्या है, और हमारी कल्पना विपरीत हो गई। तो परिमेय संख्या के विपरीत क्या होती है? अपरिमेय संख्या। अतः √3 एक अपरिमेय संख्या। अगर इसी तरीके की √5 होती, √2 होती, कुछ नहीं करना है, √5 लिखते जाइए बस। 3 की जगह क्या लिखना है? 5। √2 होती तो 3 की जगह क्या लिखना है? 2। सेम सवाल यही रहेगा, सेम चीज़ रहेगी, सब वर्ड टू वर्ड सेम रहेगा। आपको एक सवाल हो गया, सारे सवाल हो जाएंगे, और निश्चित तौर से ये लगभग 2 नंबर का सवाल ये आता है, और हर साल आता है, इसे कोई रोकने वाला नहीं है। इसलिए इस सवाल को बहुत अच्छी तरह से तैयार करें, 2 बार देखें, 3 बार देखें, और जो जो स्टेप मैंने लिखे हैं वो कॉपी पे स्टेप अवश्य लिखें। अगर कॉपी पे स्टेप नहीं लिखोगे तो ये आपकी समझ में आने वाला नहीं है। तो इसको करके देखें।